हेलो एवरीवन। अभी अपनों ने जो द हिंदू एडिटोरियल को डिस्कस किया था उसी के ऊपर अब अपने क्या करेंगे, उसी की जो वोकेब है उसको डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि वोकेब को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, वोकेब बनाने का एक ही मेथड है, वो है आपका बहुत बेस्ट मेथड है। आप यूज़ करना स्टार्ट कर दो लाइफ के अंदर। देखो, इंग्लिश बनाने का मेथड भी यही है कि जितनी बातें आप जैसे मन में सोचते हैं अपने, जैसे हिंदी में सोचते हैं या अपनी लैंग्वेज में जो सोचते हैं, आपकी जो लोकल लैंग्वेज उसमें सोचते हैं, उसको आप इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कर दोगे तो आपकी इंग्लिश भी बन जाएगी। समझ में आए? यही मेथड होता है। इसको क्या करो, इसके वर्ड्स को यूज़ करना स्टार्ट करो। जैसे अपने एग्जाम्पल की फॉर्म में बात करें तो आप बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करते हो इंग्लिश के। ठीक है, अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ करो। अब डेली लाइफ मैंने बोला है, मैंने प्रतिदिन की दिनचर्या ऐसे तो नहीं बोला ना, डेली लाइफ बोला है। तो इस तरीके से आप अगर यूज़ करोगे तो आपकी इंग्लिश बन जाएगी। वर्ड्स को यूज़ करने से आएगा, प्रैक्टिस से ये चीज़ें क्या होगी, आपकी चीज़ें फिक्स होती है। तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी होती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपने वोकेब के लिए इन जो वोकेब के जो वर्ड्स हैं उनको, अपने वोकेब को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे अपने सेंटेंसेस में। खुद जो बोलेंगे उनको बोल कर देखेंगे, अपनी लैंग्वेज के साथ में यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आपकी इंग्लिश बनेगी। अब ये मत करना कि सर हमारी जो राष्ट्रभाषा वो हिंदी, हम तो हिंदी को सपोर्ट करते हैं तो हम तो इंग्लिश नहीं करेंगे, ये तो देशद्रोही। देखो, लैंग्वेज कोई भी देशद्रोही नहीं होती। अपने पुराने लोगों की बात करें जो बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, जो देश के लिए मर मिट गए थे, वो लोग, उनको भी है ना बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी। समझ में आई चीज़? तो जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस आपको आएगी वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है, ये राष्ट्रभाषा इस तरीके से ये, हाँ राष्ट्रभाषा हिंदी को अपने को क्या करना है, बढ़ाना है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वर्ल्ड लेवल पे अपने बात करें तो इंग्लिश क्या चलती है, सबसे ज़्यादा चलती है। एक लैंग्वेज तो आपको फिक्स करनी पड़ेगी ना कम्युनिकेट करने का। अगर दुनिया के साथ आपको कम्युनिकेट करना है तो आपको लैंग्वेज फिक्स करनी पड़ेगी कोई ना कोई। तो ज़्यादा लैंग्वेज आएगी उसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी लैंग्वेज आप भूल जाओ। भूलते हैं इंसान कुछ भी नहीं है। जो लैंग्वेज अपने को आती है, अपनी खुद की लोकल लैंग्वेज है, वो भी आप नहीं भूलोगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करना। एक टाइप से ये चीज़ क्या बन जाती है, एक्सक्यूज़ बन जाती है। ऐसा अपने को काम नहीं करना कि इंग्लिश ना पढ़ने का एक्सक्यूज़ बन सकती है आप लोगों का। तो ऐसा काम अपने को करना नहीं है, क्योंकि जो सक्सेसफुल पर्सन होता है वो कभी एक्सक्यूजेज लाइफ में लाता ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ में आई ना बात? तो लैंग्वेज जितनी ज़्यादा आएगी उतनी अच्छी बात है। चलो ये बात तो चलो कोई ना, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। जो मैंने थोड़ा सा बस बताया है कि आपको कि इंग्लिश भी तैयार करनी पड़ेगी, लैंग्वेज सारी आनी चाहिए, क्योंकि अभी अपने को ज़रूरत है, डिमांड है टाइम की, तो करनी ही पड़ेगी। अब अपने देखते हैं इसको, वर्ड को जो आपकी वोकेब उसको यूज़ कैसे करते हैं, याद करना कैसे होता है उसको। तो उसके लिए अपने स्टार्ट करते हैं, इसके वोकेब वाले पार्ट पे जाएंगे। तो पहले अपने देखें तो जो आपका जो वोकेब है वो कौन से एडिटोरियल पे, आपका पैरेलल स्टेट पे है, क्योंकि इसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा अलग से आपकी वोकेबलरी वाली। तो उसमें आप जाओ तो आपको पता भी तो लगे ना कि कौन सा एडिटोरियल था। एडिटोरियल की भी मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा आपसे। ठीक है, तो उसमें भी आपको पता लगे कि है ना कौन सा एडिटोरियल से रिलेटेड है। तो पहले एडिटोरियल पढ़ो, फिर वोकेब पढ़ो, फिर वोकेब पढ़कर वापस से एडिटोरियल पढ़ो। इतने में आपका क्या हो जाएगा, रीडिंग वगैरह बढ़ेगी। समझ में आए? ये चीज़ करनी है। तो ये इस पे आपका पैरेलल स्टेट जो अभी अपनों ने लिया था, ऑन स्टेट फाइनेंसेस, ये वाला जो एडिटोरियल है, इस पे आपकी ये वोकेब है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको, देखते हैं कि कैसे ये वर्क करेगी। तो स्टार्ट करो। जो फर्स्ट वोकेब दी है वो उसने पैरेलस ही दे दी, पैरेलस दे दी। उसका मतलब जो हिंदी में है वो क्या है, खतरे या जोखिम से भरा हुआ। खतरे या जोखिम से भरा हुआ, ब्रैकेट में दे दिया। एडजेक्टिव फॉर्म में ये यूज़ होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एडजेक्टिव की तरह है पैरेलस। कोई चीज़ कैसी है, पैरेलस है। ठीक है, तो एक टाइप से एडजेक्टिव हो गया ना। जैसे इंस्टीट्यूशनल है तो क्या है, इंस्टीट्यूशनल टाइप की कोई चीज़ है, इस तरीके से पैरेलस है। खतरे या जोखिम से भरा हुआ इसका मीनिंग होता है। मीनिंग इंग्लिश में अगर मीनिंग देखें तो क्या हो, इंग्लिश मीडियम वाले अगर आपको इंग्लिश में देखना है, वैसे इंडिया के अंदर सारे हिंदी मीडियम है एक टाइप से, क्योंकि अपने को हिंदी लैंग्वेज, जो इंडिया में रहता है उसको हिंदी तो आती है। अगर इंडिया में रहकर हिंदी नहीं आती तो फिर तो दिक्कत ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने देखें तो वो देख लो आप, मीनिंग इंग्लिश वाला भी, फुल ऑफ डेंजर और रिस्क। फुल ऑफ डेंजर मतलब खतरा से भरा हुआ और रिस्क से भरा हुआ। सिनोनिम की अगर अपने बात करें तो आपका डेंजरस हो जाएगा, खतरनाक। फ्रॉड विद डेंजर, फ्रॉड का मीनिंग होता है भरा हुआ, ये हो जाएगा। एंटोनिम की अपने बात करें, सेफ और सिक्योर हो जाएगा। मतलब वहाँ तो खतरा है और यहाँ पे क्या है, एंटोनिम। इसका एंटोनिम का मतलब अपोजिट जो है वो क्या हो गया आपका, सेफ या सिक्योर हो गया। अब इसको करने का तरीका क्या होगा, अब यहाँ पे यूजेज इसने जो बताया उसका देख लेते हैं। ए पैरेलस जर्नी साउथ, पैरेलस का मतलब जोखिम भरी जर्नी साउथ, साउथ की तरफ जो जोखिम भरी जर्नी है उसकी बात कर रहे हैं। अब इसका अपने यूज़ करेंगे तो आप ऐसे करो कि अभी जो सिचुएशन बन, जैसे यूज़ करोगे आप लोगों को, जैसे मान लिया फ्रेंड्स को बताओ कि यार तुझे पता है कि अभी जो देश में सिचुएशन हो रही है वो कैसी है, वो पैरेलस सिचुएशन बनी हुई है, बहुत खतरनाक वाली सिचुएशन। अच्छा, पैरेलस सिचुएशन है क्या? पैरेलस का मतलब, पैरेलस मतलब डेंजरस। डेंजर का मतलब जो फ्रॉड विद डेंजर हो उसको बोलते हैं पैरेलस। खुद से बोल सकते हो आप, कोई फ्रेंड से ना बोलो, घर वालों से बोल सकते हो, खुद से भी तो बोल सकते हो। कैसे कि यार सिचुएशन बहुत पैरेलस है यार,
बहुत ज़्यादा मेरी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा पैरलेस हो चुकी है, पैसे है नहीं बिल्कुल भी, तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा पैरलेस होगी। अब ये लाइफ भी पैरलेस बनती जा रही है, जल्दी से जल्दी है ना लॉकडाउन वगैरह हट जाए, सारी चीज़ नॉर्मल हो जाए, ये कोरोना वायरस चला जाए, उसके बाद में लॉकडाउन हटेगा, हटना भी बाद में चाहिए। तो कोरोना वायरस वगैरह खत्म हो जाए, सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, तो यार ये ज़िंदगी पैरलेस होने से बच जाए, नहीं तो पैरलेस हो जाएगी ये ज़िंदगी। इस तरीके से आप क्या करो, यूज़ करते रहो, बार बार यूज़ करो तो अपने आप हो जाएगा। तो पैरलेस है मतलब सेफ़ नहीं है, सिक्योर नहीं है, सेफ या सिक्योर नहीं है, तो एंटोनिम भी साथ साथ याद हो जाएगा, समझ में। इस तरीके से आपको क्या करना है, यूज़ करना है अपनी लैंग्वेज के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले वोकेब को देखते हैं, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट में उसने दिया सैम्बल। सैम्बल का मतलब होता है बद्दी चाल, मतलब सैम्बल का मतलब लड़खड़ा कर चलना। चलो इंग्लिश में मीनिंग देख लेते हैं। मूव विद ए स्लो सफलिंग ऑकवर्ड गैट। गैट का मतलब होता है चाल, मूवमेंट को बोलते हैं। ऑकवर्ड का मतलब अजीब सी, सफलिंग का मतलब पैर घसीटते हुए, स्लो का मतलब धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे पैर घसीटते हुए कोई चलता है ना, बहुत सारे लोग जो चलते हैं पैर घसीटते हुए, उसको बोलते हैं सैम्बल। उस चाल को, उस मूवमेंट को बोलते हैं बद्दी चाल। सिनोनिम डायरेक्ट देखो, फिर मैं यूज बताऊंगा इसको कैसे करना है। सफल, सफल का मतलब पैर घसीट कर चलना। लंबर का मतलब भी पैर घसीट कर चलना। टोटर का मतलब भी आपका धीरे धीरे चलना, अजीब तरीके से चलना। ये इसके सिनोनिम हो गए। एंटोनिम की बात करें तो रन हो गया। एक तो धीरे धीरे चलना, पैर घसीट कर चलना। एक रन का मतलब स्पीड में चलना। स्प्रिंट का मतलब भी तेज दौड़ना होता है। और बाउंड का मतलब उछल कूद करना होता है। बाउंड का मतलब सीमा में बांधना भी होता है और उछल कूद करना भी होता है। बहुत सारे मीनिंग होते हैं एक ही वोकेब के, सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग पता लगेगा। यूज़ क्या हो गया, ही सैम्बल्ड ऑफ डाउन द कॉरिडोर। सैम्बल्ड ऑफ का मतलब अलग होते हुए, डाउन का मतलब नीचे की तरफ। तो सैम्बल्ड, अब देखो पिक्चर बनाओ माइंड में, क्या हुआ कि वो स्पीड में धीरे धीरे वो क्या हुआ, स्लिप करता हुआ, धीरे धीरे स्लिप करता हुआ वो क्या हुआ, कॉरिडोर से नीचे आ गया, मतलब बरामदा क्रॉस कर दिया उसने। इस बात को ये क्या कर रहा है, बता रहा है। अब सैम्बल की अपनी बात करें कि आप बताओ घर वालों को पता है कि जैसे मान लीजिए कोई चल रहा है, आप चल के दिखाओ कि है ना मैंने पैर घसीट के चलते हुए, देखो ये है ना सैम्बलिंग कर रहा हूँ मैं। देखा आप लोगों ने, सैम्बलिंग करके दिखाऊं। आप बोलो घर वालों को, किसी को भी बोलो, फ्रेंड को बोलो कि तू सैम्बलिंग कर सकता है क्या, वो बोलेगा ना भाई सैम्बलिंग मुझे तो पता ही नहीं होता है क्या, सैम्बलिंग ही नहीं आती तुझे, वो बोलेगा ना तो सैम्बलिंग तो मुझे नहीं पता क्या होता है। अरे यार हद है, तू सैम्पलिंग नहीं कर सकता यार, फिर कर क्या सकता है। तो आप क्या कर रहे हो, इस बात पे इंटरेस्ट ले रहे हो ना, अगला बंदा भी इंटरेस्ट ले रहा है कि यार बता तो सही सैम्पलिंग होता है क्या। आप उसको क्या करो, बार बार घुमा रहे हो बात को, तो घुमाओगे तो आपको मजे आएंगे, और मजे मजे में आप ये वर्ड क्या हो गए, सीख गए। ये तरीका होता है वोकेब करने का, मजे मजे में वर्ड सीख लिया। कैसे सीखा, उसको बोला यार सैम्पलिंग सैम्पलिंग नहीं करनी आती यार भाई, फिर तो तुझे कुछ नहीं आता, तू है ना काम का ही नहीं है कुछ। इस तरीके से आप बार बार बोलोगे तो वो बोले भाई बता दे प्लीज सैम्पलिंग, उसके भी फिक्स हो गया, आपका भी फिक्स हो गया। उसके बाद बोलो सैम्पलिंग पता है क्या होता है, पैर घसीट कर चलने को, जैसे चलकर दिखा देना कि ऐसे होता है सैम्पलिंग, आपके फिक्स उसके फिक्स दोनों के फिक्स हो गया। उसके बाद बोले एंटोनिम में आपको करना है अपने आप, रन वगैरह आपको आते हैं, स्प्रिंट। अब आप उसको बोल दो, ये याद करना है कि जैसे मान लीजिए ये तो सैम्पलिंग होगी, और इसके अपोजिट करके दिखाऊं क्या, स्प्रिंट करके दिखाता हूँ, इसके अपोजिट स्प्रिंट करके दिखाता हूँ तुझे आज। फिर आप भागना, एक तेज स्पीड में भागना, उसको भाग कर दिखाना, ये देखो मैंने स्प्रिंट कर दिया, मैंने सैम्पलिंग भी कर दी, स्प्रिंट मैंने दोनों की दोनों चीज़ें कर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों दोनों चीज़ें मुझे आती है, आती तो सबको ही है, ठीक है। सैम्पलिंग भी आपको आती है और स्प्रिंट भी आपको आता है, दौड़ना भी आता है, धीरे धीरे पैर घसीट कर चलना भी आता है, सबको आता है। लेकिन ये मज़े की फॉर्म है, मतलब खेल खेल में सीखने का तरीका है ये, इस तरीके से आपको सीखना है। उसके साथ लंबर और टोटर को ले लो, कि आपको पता है उसको बोले कि पैर घसीट कर, अब इसको है ना सैम्पलिंग के साथ है ना अपना टोटर भी बोल सकते हैं, ठीक है, और इसको लंबर भी बोल सकते हो आप, ठीक है। इस तरीके से सफल भी बोल सकते हैं, अपने सफलिंग भी बोल सकते हैं, लंबरिंग भी बोल, टोटरिंग भी बोल सकते हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं। इस तरीके से आप समझ में आ रही है ना आप लोगों के, यूज़ कैसे करना है इन चीज़ों को, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रही है ना बातें कि इसको यूज़ कैसे करना है। इस तरीके से आपको क्या करना है, यूजेस बता रहा हूँ मैं, इस तरीके से आपको लाइफ में यूज़ करना है। आप एक दिन में चाहे 10 करो, लेकिन जो 10 इस तरीके से आपने कर ली, 10 की 10 आपके माइंड में क्या हो जाएगी, परमानेंट फिक्स हो जाएगी। अब इसका मतलब एक बार यूज़ करके बाद में छोड़ दो, तो आप यूज़ करना स्टार्ट ही कर दो इसको, बार बार यूज़ करो, नेक्स्ट डे भी यूज़ करो, तो आपकी वोकेब अपने आप बढ़ती जाएगी। यूज़ करने में दिक्कत क्या है, एक बार को बार बार बोल कर मन में बोल दो, टोटर भी हो सकता है इसको, इसको क्या मतलब मैंने क्या देखो अभी समलिंग की है, ये बोल दिया आपने, माइंड में बोला, सफलिंग भी किया है, टोटर भी किया है, लंबरिंग भी की है, ठीक है, टोटरिंग भी की है, ये सारी की सारी चीज़ें आ रही है ना, इस तरीके से आपको यूज़ कर सकते हो ना, इस तरीके से यूज़ करना है। दिन में 10 भी करोगे, लेकिन वो क्या होगी, 100% माइंड में फिक्स होगी और 100% याद होगी, ये गारंटी है। और वैसे डायरेक्ट रटोगे ना, सैम्पल का मतलब बद्दी चाल, सैम्पल का मतलब बद्दी चाल, सैम्पल का मतलब बद्दी चाल, सिनोनिम सफल लंबर टोटल, सफल लंबर टोटल, सफल लंबर टोटल, एंटोनिम रन स्प्रिंट बाउंड, फिर भूल गए सैम्पल क्या जो आपकी क्या होता है, सैम्पल होता क्या है, समझ में आ रही है चीज़।
तो ऐसे नहीं, रटना नहीं है, कॉपी ले ली हाथ में लगे हुए रटते जा रहे हो, खाना खा रहे हो रटते जा रहे हो, कोई मीनिंग नहीं। यूज़ करने से हो जाएगा, 100% गारंटी है, बिल्कुल एक्यूरेट बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट वाले में चलें, तो नेक्स्ट वाले को करो। डेस्पेरेशन का मतलब क्या हो गया? निराशा, निराश होना, ठीक है। अब मीनिंग देख लेते हैं। स्टेट ऑफ डेस्पेयर, निराशा, डेस्पेयर का मतलब निराशा की सिचुएशन। टिपिकली वन विच रिजल्ट्स इन रैश एंड एक्सट्रीम बिहेवियर, जो रैश का मतलब जो अपने बेकार टाइप का, और एक्सट्रीम का मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल का ऑकवर्ड सा जो बिहेवियर है उसमें क्या करता है? रिजल्ट करता है, ठीक है। सिनोनिम की बात करें, होपलेसनेस मतलब नाउम्मीद, डेस्पेयर का मतलब निराशा, डिस्ट्रेस का मतलब तनाव वगैरह, निराशा दुख उसको बताता है। एंटोनिम की बात करें, होप उम्मीद होता है, अपोजिट निराशा का अपोजिट आशा उम्मीद, होपफुलनेस उम्मीद या आशा, एडवांटेज लाभ फ़ायदा, और खुशी को भी एडवांटेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। यूजेस में अपने यहाँ का सेंटेंस देखिए तो इसने लिखा है सी रोट टू हिम इन डेस्परेशन, उसने उसको लिखा किसमें? निराशा में लिखा। अब निराशा को आप यूज़ करना स्टार्ट करो कि यार मैं बहुत ज़्यादा निराश हूँ, जॉब मुझे मिली नहीं, ऊपर से एग्ज़ाम मेरे हो नहीं रहे, बहुत ज़्यादा निराशा है। अब इसके अंदर इसके अपोजिट अगर मैं, जो निराशा है, जो डिस्पेयर मुझे हुआ है, डिस्ट्रेस, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा डिस्पेयर है, होपफुलनेसनेस हो चुका हूँ मैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेस्पेरेशन है। अब इसको ख़त्म करने की इसके अपोजिट मुझे होप कैसे मिलेगी, मैं एडवांटेजेस कैसे लूँ, मैं होपफुलनेस कैसे लेकर आऊँ? तो इसमें मैं क्या करूँ, जो लॉकडाउन चल रहा है ना, कि मुझे पता है एग्ज़ाम तो होने ही होने हैं, और होंगे क्या, एकदम से होंगे, टाइम भी नहीं मिलेगा, हर वीक एग्ज़ाम होगा, तो इससे अच्छा मैं लॉकडाउन का फ़ायदा उठाकर कुछ उम्मीद जगा लूँ, डेस्पिरेशन को ख़त्म करके होप जगा लूँ। अपोजिट आ गया ना, बिल्कुल एंटोनिम भी हो रहा है ना, कि डेस्पिरेशन को ख़त्म करके मैं क्या कर लूँ? होप जगा लूँ पढ़कर, ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना हो, और एडवांटेजेस ले लूँ, इस चीज़ का एडवांटेज ले लूँ। समझ में आई चीज़? इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में इसने बोला है फ्लाउटिंग। फ्लाउटिंग का मतलब होता है खुले आम अवहेलना करना, हिंदी में मतलब किसी की अवहेलना करना, मतलब किसी चीज़ की डिसरिगार्ड करना, मतलब मानना ना, किसी बात को ना मानना, खुलेआम फॉर्म में। तो मीनिंग हो गया ओपनली डिसरिगार्ड, ओपन वे में डिसरिगार्ड करना, ए रूल वगैरह की, लॉ की या कन्वेंशन का मतलब जो आपका रूल वगैरह है, जो लीगल फॉर्म में दिया गया है, समझौता वगैरह करार, उसकी, ठीक है। सिनोनिम में डिफाई का मतलब मना करना, डिफाई का मतलब आप निरादर करना भी होता है, रिफ्यूज टू ओबे मानने से मना करना, ओबे आदर करने से मना, गो अगेंस्ट किसी के खिलाफ जाना, ये आपके क्या होंगे? सिनोनिम होंगे। किसी के अवहेलना का ऑर्डर नहीं मान रहे तो एक टाइप से आप उसके अगेंस्ट ही चले गए ना। डिफाई का मतलब उसको इग्नोर कर दिया, तो वो भी क्या हो गया आपका? फ्लाउटिंग का मीनिंग हो गया रिफ्यूज टू ओबे, मना कर दिया, तो अवहेलना करना, इग्नोर करना भी हो जाएगा। ऑब्जर्व का मतलब क्या है? ध्यान से ऑब्जर्व करना, उस बात को ध्यान देना। ऑब्जर्व का मतलब ध्यान देना। एक तो उसकी अवहेलना करना, ना मानना, उसका अपोजिट क्या हो गया? ऑब्जर्व करना, मतलब ध्यान देना हो गया। अब यहाँ पे बात करें यूजेज, इसने जो दिया उसका पढ़ते हैं। द एडवर्टाइजिंग कोड इज़ बीइंग फ्लाउटेड, जो एडवर्टाइजिंग कोड है, जो कोड बना हुआ एडवर्टाइजमेंट का, उसका क्या किया जा रहा है? उसका निरादर किया जा रहा है, उसकी अवहेलना की जा रही है, डिसरिगार्ड की जा रही है, बेइज्जती की जा रही है, ये बात इसने बोली है। अब इसकी मैं बात करूँ फ्लाउटिंग की, तो अपने बात करें कि यार देखो अब क्या हो रहा है, देखो लॉकडाउन लगा हुआ है, गवर्नमेंट ने ना, लोग देखो चितड़े चितड़े कर रखे हैं इस रूल्स को, जो लॉकडाउन को क्या किया, पूरा फ्लाउटिंग कर रखी है, खुलेआम अवहेलना कर रहे हैं। किसी को बताओ कि यार देख, लोग पार्क में घूम रहे हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम सीरियस हो चुकी है, डेली कितने 4000 के अराउंड कितने केसेज आने लगे, इंडिया में बहुत स्पीड में केसेज बढ़ने लगे, फिर भी देखो लोग कैसे घूम रहे हैं, मतलब कितनी ज़्यादा फ्लाउटिंग कर रहे हैं यार, ये अगेंस्ट जा रहे हैं, गो अगेंस्ट हो गए यार उसके, ये ठीक है, उसका रिफ्यूज टू ओबे कर रहे हैं, ये इस तरीके से आप पढ़ो, मतलब डिफाई कर दिए सारे के सारे जो नियम है, लॉ वगैरह, उनको सारा डिफाई कर दिया इन्होंने। इनके कारण गड़बड़ होगी यार, अपने सारे मरेंगे, पूरा देश मरेगा इस चक्कर में, सबके साथ प्रॉब्लम होने वाली है। इन कुछ एक एंटी सोशल एलिमेंट्स इन लोगों के कारण, मतलब ना समझों के कारण, मतलब पढ़े लिखे होकर, पढ़े लिखे गधों के कारण कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है यार। ये क्यों नहीं मानते? पढ़े लिखे होकर क्यों गधे बने हुए हैं? क्यों फ्लाउटिंग कर रहे हैं यार इतनी ज़्यादा? इस तरीके से देखो, अब आपने ये गुस्से में ये बातें बोली, तो ये चीज़ भी आपको क्या होगी? फ्लाउटिंग का मीनिंग भी याद हो गया। इस तरीके से करना है। नेक्स्ट वाले में अपने चलें, तो रेप्लेनिश का मतलब होता है पुनः पूर्ति। रेप्लेनिश का मतलब होता है पुनः पूर्ति करना, मतलब वापस से भर देना, ठीक है। मीनिंग है फिल समथिंग अप अगेन, दोबारा से किसी चीज़ को भर देना, ठीक है। रिफिल करना, रिफिल का मतलब वापस से भरना। टॉपअप रिचार्ज होता है ना, आपका रिचार्ज वगैरह करवाते हैं टॉपअप, ठीक है, वो टॉपअप वहाँ से कनेक्ट हो गया रिचार्ज का टॉपअप। अच्छा, टॉपअप करवाते हैं तो आप बोल दो दुकान पे जाकर रिप्लेनिश कर दे भाई, मेरा जो रिचार्ज है उसको रिप्लेनिश कर दे। वो बोले रिप्लेनिश क्या कर दे भाई, तुझे ये भी नहीं पता, थोड़ी देर बहस कर दो, या तो रिचार्ज करेगा नहीं, वैसे दुकान पे तो जाते कहाँ हो आप, पेटीएम वगैरह से हो जाता है, बिल्कुल सही चीज़ है वो ऑनलाइन वाला, ठीक है। उसमें अपने खुद से ही बोल दो कि रिप्लेनिश करूँगा मैं, तो आज फिलअप हो गया, ठीक है। अपोजिट एम्प्टी हो गया, खाली
खाली इसका क्या हो गया, अपोजिट हो ही गया, भरने का खाली हो गया अपोजिट। यूजेज अगर यहाँ का देखें, ही रिप्लेनिश जस्टिन ग्लास, उसने रिप्लेनिश किया, भर दिया दोबारा से जस्टिन के ग्लास को विद मिनरल वाटर, किसके साथ, मिनरल वाटर के साथ भर दिया। ठीक है, बिल्कुल सही है। आप किसी के साथ बात करो तो आप बोल दो कि जैसे मान लीजिए जूस वगैरह पी रहे हो, जिससे मान लीजिए घर पे आपने जूस बनाया तो आपके मदर फादर वगैरह या कज़न या फिर ब्रदर सिस्टर कोई भी है, उनको बोलो रिप्लेनिश करूँ क्या तेरा गिलास, जूस से रिप्लेनिश करूँ क्या, इस तरीके से यूज़ कर लो। वो बोले भाई रिप्लेनिश क्या होता है, क्या करना चाहता है भाई गिलास के साथ, जूस की जगह मतलब जूस के साथ क्या करना चाहता है, गिलास में क्या डालना चाहता है। इस तरीके से अगर बात होगी तो आप बताओगे फिर उसको रिप्लेनिश का मीनिंग। कई इधर तो उसके मजे लेना, इतने में क्या हो जाएगा आपको चीज़, वो क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में उसको बता देना, दोनों के क्लियर हो जाएगी, उसके भी क्लियर, क्योंकि उसने वो सुना है आपने भी सुना है, दोनों क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रही चीज़। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यूज़ करना है। नेक्स्ट में अपने बात करें, नेक्स्ट में अपने बोले हैं नेक्स्ट एंड द लास्ट वोकेब ऑफ दिस एडिटोरियल, जो बीच में मैंने सेलेक्ट किया है। वैसे वोकेब तो बहुत सारी मिल जाएगी, तो उनको आप खुद से नोट डाउन कर लिया करो कि इतनी ज़्यादा अपने कर नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि क्लास में ये टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर जाता है। तो आप क्या करना, उसके अंदर आप वोकेब जो मिलते हैं उनको ऐसे लिख लेना, और यूज़ आपको इसी तरीके से करना है जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। तो रेम्बर्स का मतलब होता है प्रतिपूर्ति करना या क्षतिपूर्ति करना, दोनों एक ही बात है, प्रतिपूर्ति करना या क्षतिपूर्ति करना। मीनिंग है रीपे, दोबारा से पे करना। ए पर्सन हु हैज स्पेंट और लॉस्ट मनी, या जिसने खर्चा किया है या लॉस्ट मनी किया है उसकी पे करना, रीपे करना उसको। कॉम्पनसेट क्षतिपूर्ति करना होता है। रिकम्पेंस का मतलब भी क्षतिपूर्ति, रिफंड का मतलब दोबारा देना, मतलब क्षतिपूर्ति ही होता है एक टाइप से। डैमेज का मतलब खराब कर देना। एक तो क्षतिपूर्ति कर रहे हो आप, उसको पैसा वापस दे रहे हो, कोई भी चीज़ वापस दे रहे हो, क्षतिपूर्ति कर रहे हो, भरपाई कर रहे हो। और एक डैमेज खत्म कर रहे हो तो अपोजिट हो जाएगा। डिप्राइव का वंचित कर देना, एक तो वापस से दे रहे हो ठीक है, और एक डिप्राइव वंचित कर दिया, नहीं दे रहे। लूज का मतलब घाटा, एक तो क्षतिपूर्ति होगी उसकी, उसको वापस से भरपाई होगी उसकी चीज़ की, मतलब रिकवरी होगी, और एक क्या हो गया, घाटा लग गया तो अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ का यूजेस देखें, इन्वेस्टर्स शुड बी रेम्बर्स्ड फॉर देयर लॉसेस। इन्वेस्टर्स को क्या करना है, रेम्बर्स क्षतिपूर्ति करनी चाहिए, रेम्बर्स किया जाना चाहिए फॉर देयर लॉसेज, उनके घाटों के लिए, जो हानि वगैरह है उसके लिए। ये बात इसने बोली। अब इसका आपने देखिए रेम्बर्स का मतलब देखोगे तो आप कुछ ही बोल देना कि यार मुझे है ना ये लॉस हो गया बहुत ज़्यादा, क्या कि मेरी है ना ये कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई अब लॉकडाउन के कारण, अब मुझे इसकी क्षतिपूर्ति करनी है एग्ज़ाम होने से पहले। एग्ज़ाम होने से पहले पहले मुझे रेम्बर्स करना पड़ेगा, मुझे रेम्बर्स खुद को करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए एग्ज़ाम से पहले पहले, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर तो मैं कभी भी रेम्बर्स नहीं कर पाऊँगा, कॉम्पनसेट नहीं कर पाऊंगा, रिकम्पेंस नहीं कर पाऊंगा, मैं कभी रेम्बर्स नहीं कर पाऊंगा अगर मैंने तैयारी नहीं की। क्योंकि अब की बार मेरे पास क्या है, गोल्डन चांस है, क्योंकि कंपटीशन खत्म हो चुका है, मैक्सिमम लोग नहीं पढ़ रहे क्योंकि डेट वगैरह फिक्स नहीं है, टारगेट किसी को दिखाई नहीं दे रहा, तो इसलिए ना गड़बड़ होगी, पक्का गारंटी है गड़बड़ होगी सबके साथ। इसलिए मैं इसका फ़ायदा उठाना है, मुझे अभी है ना वापस से तैयारी करनी पड़ेगी, वापस कॉन्टीन्यूटी लानी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए रेम्बर्स करना पड़ेगा, नहीं तो रेम्बर्स नहीं होगा, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इस चांस का मुझे फ़ायदा उठाना है। इस तरीके से बार बार बोलोगे, ये भी आपका क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अब समझ में आया किस तरीके से आपको वोकेब को करना है, आई थिंक क्लियर है ना यहाँ तक। तो इस तरीके से आपको वोकेब को तैयार करना है, यूज़ करते हुए फ़नी वे में, किसी भी वे में यूज़ कर सकते हो, साम दाम दंड भेद कुछ भी यूज़ करो, कोई भी टेक्निक यूज़ करो, आपको क्या करना है, वोकेब तैयार करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, एट एनी कॉस्ट आपको क्या करनी है, वोकेब तैयार करनी है। ठीक है, समझ में आ रही है चीज़। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, वोकेब तैयार करना। मैंने मेथड आपको बता दिया, इस तरीके से आपको क्या करनी है वोकेब, मैं बार बार रिवाइज करवाता रहूँगा ये मेथड। समझ में आ रही है चीज़। अब मेथड पता लगा वोकेब कैसे करते हैं। अब ऐसे नहीं करना, रेम्बर्स का मतलब री दोबारा से लिया, एम्बर्स एम्ब डाला, प्रतिपूर्ति हो गई, इसके अंदर किसी के अंदर डालना मतलब पूरा करना, उस तरीके से कुछ बताते हैं ना, ऐसा वो कोई मीनिंग नहीं होता। वो हर वोकेब के लिए मेथड चेंज हो जाए। कितना रट हो गया, आप इन चीज़ों को रट रट के कैसे करोगे वहाँ एग्जाम में। मतलब एक बहुत बड़ी कहावत सी बना दिया आपने, बहुत बड़ी 2-3 लाइन का सेंटेंस बना दिया एक वोकेब को याद करने के लिए। ठीक है, कि इस तरीके से आपका रेम्बर्स वर्क करेगा। इम्बर्स, बर्स का मतलब बरसना, बरसना का मतलब कोई चीज़ बरसती है तो बरसने से क्या होता है, वहाँ पे भरपाई होती है। जैसे बारिश हुई, कोई चीज़ बरसी तो पानी की भरपाई होगी, तो मतलब पूर्ति हो रही है। रेम्बर्स का मतलब रे का मतलब रेन ले लो आप। बर्स का मतलब बरसना, बारिश बरसना, बारिश बरसने से पूर्ति होना, पूर्ति होने से मतलब क्षतिपूर्ति होना, पानी की कमी पूरी होना। इस तरीके से इतना बड़ा सेंटेंस कहानी बना रहे हो फालतू, एक वोकेब के लिए इतनी बड़ी कहानी कभी नहीं क्लियर कर पाओगे, बार बार भूल जाओगे, फिर बाद में फिर याद नहीं रहे रेम्बर्स का मतलब कहाँ पे, यहाँ बरसना बुरसना कुछ याद ही नहीं आएगा। और इससे रिलेटेड कोई और वोकेब आ गई, फिर क्या करोगे, वहाँ पे भी बरस जाओगे, फिर आपके है ना अरमान ही बरसेंगे और कुछ नहीं बरसने वाला वहाँ पे। समझ में आ रही है चीज़, फिर रोते रहना लाइफ टाइम। तो ऐसे नहीं बनने वाली वोकेब, आपको क्या करना है, इस तरीके से यूज़ करना है। रियल मेथड यही है, उसका यूज़ करने से सेंटेंस में यूज़ करोगे तभी आएगी वोकेब। समझ में आया।
तो इस तरीके से वोकेब को क्या करना है, आपको रिवाइज करना है और उसका यूज़ करते हुए तैयार करना है। क्लियर है आप सभी के? ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। विजय और पराजय किसी भी क्रीड़ा का अभिन्न अंग है। जब कोई किसी क्रीड़ा में भाग लेता है तो कोई विजयी होता है तो कोई पराजित। परंतु आपको विजय मिले या पराजय, आपको सदैव अपने प्रतिद्वंद्वी को आदर और सम्मान देना चाहिए। क्रीड़ा भूमि का यही नियम, यही नीति युद्ध भूमि में भी लागू होती है, क्योंकि अपने शत्रु को, अपने प्रतिद्वंद्वी को दिया हुआ आपका आदर और सम्मान आपके चरित्र को परिभाषित करता है। स्मरण रहे, क्रीड़ा भूमि हो या युद्ध की रणभूमि, सच्चा विजेता वही है जो विजय और पराजय दोनों को स्वीकारने की कला जानता है। नीतियां मेरी, नियति आपकी।